हेलो कक्षा 10 के प्यारे छात्र छात्राओं, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसके पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। बच्चों, आज हम लोग यहाँ पे कक्षा 10 का एक विज्ञान का पेपर लिए हैं जिसको आप लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके हम 20 विकल्पी भी कराएंगे, प्लस समस्त न्यूमेरिकल वगैरह जो भी है पूरा टॉपिक हल करवाएंगे। ठीक है बच्चों, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखना। और एक चीज़ की गारंटी है बच्चों कि ये पेपर यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाएगा। इससे 100% कुछ ना कुछ आपको मिलेगा, इस चीज़ की मेरी फुल गारंटी है। ठीक है बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल एसके पॉइंट कोचिंग क्लासेस को, ठीक है, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। ठीक है, और हमें बताएं कमेंट में कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है बच्चों, तो ये कक्षा 10 का विषय विज्ञान का पेपर है, जिसे देख सकते हैं कक्षा 10 है। ठीक है, तो देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे ये मतलब एक आदर्श प्रश्न पत्र लिया है हमने। ठीक है, इसमें जहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है कि आपका समय 3 घंटा 15 मिनट का होगा, पूर्णांक आपका 70 नंबर का होगा। और आगे पढ़ते हैं बच्चों, आगे क्या लिखा है। आगे लिखा है बच्चों, पढ़िए, देखिए, लिखा है सामान्य निर्देश दिए हैं। तो क्या लिखा है इसमें, लिखा है प्रश्न पत्र को 2 खंडों में आ और बा में विभाजित किया गया। खंड आ और खंड बा को 3 पार्टों में विभाजित किया गया है। 1 2 3, यानी कि खंड बा जो है आपका, इसको 3 पार्टों में 1 2 3 पार्टों में इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, आगे आप देखते हैं बच्चों, आगे क्या लिखा है। आगे समझ सकते हैं, ये लिखा हुआ है कि प्रश्न पत्र में खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न है जिनमें सही विकल्प का चुनाव कर OMR सीट पर पत्रक में नीले या काले, ठीक है, बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प के गोले को पूर्ण रूप से भरें। OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे नहीं काटें। इरेजर अथवा व्हाइटनर का प्रयोग ना करें। ठीक है बच्चों, इरेजर और व्हाइटनर का प्रयोग पूर्ण रूप से वर्जित है, तो इसीलिए कोई भी बच्चा भूल कर ये गलती पेपर में नहीं करेगा। और आगे आपको हम पेपर देने जाने से पहले ही सतर्क कर रहे हैं बच्चों। लिखा है कि खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्नों हेतु 1 अंक निर्धारित है, यानी कि 20 विकल्पी होंगे। प्रत्येक विकल्पी के लिए आपको 1 नंबर दिया जाएगा। तो टोटल आपके नंबर हो जाएंगे बच्चों कितने, 20 नंबर का ये हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देख सकते हैं बच्चों, जैसा कि आगे हम बढ़ते हैं। ये लिखा है खंड बा, लिखा है वर्णनात्मक प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके उत्तर अंक के दिए गए हैं। ठीक है, खंड बा के प्रत्येक उपभाग, यानी खंड बा के भी 3 भाग हैं, मैंने बताया बच्चों। सभी प्रश्नों को एक साथ करना आवश्यक है। प्रत्येक उपभाग नए पृष्ठ से प्रारंभ करें, इस बात का ध्यान रखना है बच्चों। जो बात ये, ठीक है बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसा कि हमने आपको बताया है, इस बात को विशेष ध्यान रखना है बच्चों। ये कह रहा है बच्चों कि मतलब जो कोई भी उपभाग हमको, यानी कि 3 भागों में बांटा गया है बा खंड को, प्रत्येक उपभाग को नए पृष्ठ से शुरू करना है, इस बात का ध्यान रखना है। नए पृष्ठ से इसको लिखना है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं बच्चों। खंड आ हमारा है, दिया है, बहुविकल्पीय प्रश्न है, भौतिक विज्ञान है। ठीक है बच्चों, पढ़ते हैं, इसको समझते हैं और करते हैं। और इसमें के जो 20 विकल्प हैं उससे कुछ ना कुछ तो आना 100% फिक्स ही है बच्चों। लिखा है किसी दर्पण से चाहे कितनी ही दूरी पर आप खड़े हों, आपका प्रतिबिंब जो है सदैव सीधा सीधा, ठीक है, सीधा होता है। संभवतः दर्पण हो सकता है। ठीक है, यानी कि आप चाहे जहाँ खड़े हों आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। तो दर्पण कौन सा हो सकता है, कह रहा है केवल समतल दर्पण, गलत करो बच्चों। केवल उत्तल दर्पण, ये भी गलत करो। केवल उत्तल दर्पण, ये भी गलत करो। या तो समतल या उत्तल, ये राइट है बच्चों। ठीक है, ये जो है आपका विकल्पी सही है भैया। ठीक है, ये इसका विकल्प नंबर डी सही होगा, क्योंकि किसी दर्पण से आप चाहे कितनी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण कौन सा है, ये या तो समतल होगा या फिर उत्तल होगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगला है बच्चों हमारा, कहता है, ठीक है, कहता है किसी वस्तु का आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को लेंस के सामने रखते हैं। ठीक है, वस्तु को लेंस के सामने कहाँ रखते हैं, लेंस के मुख्य अक्ष पर फोकस दूरी को 2 गुना कर देते हैं, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। अनंत पर, ये भी गलत है। लेंस के प्रकाशीय केंद्र और मुख्य अक्ष के बीच, बहुत से यही सही है बच्चों। जब वस्तु को लेंस के प्रकाशीय केंद्र और मुख्य अक्ष के बीच रखेंगे तभी वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा
वो आभासी, सीधा और वो उससे बड़ा बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया। ठीक है, लिखा है वायु के सापेक्ष जल का तथा कांच का पूर्णांक क्रमशः 4:3 है तथा 3/2 है। तो जल के सापेक्ष कांच का पूर्णांक यानी जल के सापेक्ष यानी कि कह सकते हो बच्चों वाटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास ज्ञात करना है आपको। ठीक है, वाटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास यानी वाटर का मतलब होता है जल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है पूर्णांक, ग्लास का मतलब होता है कांच। तो कहता है यानी जल के सापेक्ष कांच का पूर्णांक हो ज्ञात कीजिए, तो वही वाटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास ज्ञात करना है। तो इसको हल करने के लिए एक सीधा सा फंडा होता है बच्चों। ठीक है, होता है क्या होता है सीधा सा फंडा, देख सकते हैं बच्चों। इसमें हम क्या करते हैं, लिखते हैं वाटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास बराबर लिखते हैं जिसमें जी लगा हो। ठीक है, देखिए बच्चों जो दिया है लिखा है वायु के सापेक्ष जल का पूर्णांक, यानी कि ये जो लिखा है एयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर दिया है। ठीक है, एयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर ये है, और ये जो है आपका, ठीक है, ये आपका लिखा है वायु के सापेक्ष कांच का पूर्णांक दिया है। ठीक है, तो एयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास दे रखा है। ठीक है, तो इसमें कहता है ज्ञात क्या करो वाटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास यानी कि जल के सापेक्ष कांच का पूर्णांक। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं बच्चों, यानी कि ये लिख लेते हैं वाटर मतलब एयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास बटे, ठीक है, एयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, वाटर सॉरी बच्चों, एयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर बटे एयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास लिख लेते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जल के सापेक्ष कांच का पूर्णांक बराबर जो सूत्र लगाएंगे तो लिखेंगे वायु के सापेक्ष कांच का पूर्णांक बटे जल का पूर्णांक। तो ये देखो बच्चों कांच का ऊपर हो जाएगा यानी वाटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास है, तो जिसमें जी लग जाएगा वो अंश में और जिसमें डब्ल्यू लग जाएगा वो हर में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा। ठीक है बच्चों, भाग किया गया है यहाँ पे। ठीक है, कि 3:2 भाग 4:2, यहाँ पे भाग का चिन्ह है, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो 3×3=9/4×8 यानी कि 9/8 होगा, या कह सकते हो ये वाला आपका विकल्प ही सही हो जाएगा बच्चों। ठीक है, बाकी ये गलत है क्योंकि इसमें प्लस किया गया है, इसमें गुणा किया गया है, इसमें ठीक है भाग किया गया लेकिन गलत तरीके से। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं भैया। ये हमारा दिया है प्रश्न, कहता है कांच के अपूर्णांक का, कहता है, ठीक है, कहता है कांच का पूर्णांक है अधिकतम होता है तो बैंगनी रंग में, बैंगनी रंग के लिए कांच का पूर्णांक सबसे अधिकतम होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों बी बैंगनी रंग। ठीक है, और अपूर्णांक सबसे अधिकतम होता है बैंगनी रंग के लिए, और सबसे कम होता है लाल रंग के, कम करने की बात करता है तो लाल रंग हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों वो बैंगनी बीज राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पे अब हमें शुरू में जाना पड़ेगा ये बच्चों। ठीक है, आपका अगला सवाल रहा, कहता है किसी विद्युत परिपथ में 2 ओम 4 ओम के तीनों प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाती है, तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर होगा। अब देखो बच्चों, प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में। ठीक है, तो जब प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो धारा नियत रहती है। क्या नियत रहती है बच्चों, धारा। ठीक है, धारा नियत रहती है, नियत का मतलब है सभी में धारा वही बहेगी। तो जैसे इसमें लिखा है 2 ओम 2 एम्पियर, लेकिन विभवांतर बदलता रहता है। ठीक बच्चों, विभवांतर बदलता रहता है, विभवांतर बदलेगा। ठीक है, यानी कि श्रेणी क्रम में जो होती है वो धारा नियत रहती है और समांतर क्रम में विभवांतर नियत रहता है। इस बात का ध्यान रखना है बच्चों। तो अब देखिए यहाँ पे 2 ओम धारा दी है, ठीक है, और 2 ओम प्रतिरोध दिया है, 4 ओम प्रतिरोध दिया है, 6 ओम प्रतिरोध दिया है। तो कहता है इनके बीच विभवांतर बताओ। तो बच्चों V बराबर सूत्र होता है IR, होता है नहीं होता हमारा। तो अब जैसे आई तुम्हारा 2 एम्पियर दिया, प्रतिरोध तुम्हारा 2 दिया, 2 दूनी 4, तो ये देखो ठीक है। फिर 4 दूनी 8, ये भी ठीक है। फिर 6 दूनी 12, तो ये भी ठीक है। तो इसका मतलब है बच्चों, इसका जो राइट आंसर पांचवे का हो जाएगा वो ए वाला राइट हो जाएगा, ए, यानी कि 8 ओम 2 ओम प्रतिरोध के मध्य विभवांतर 8 वोल्ट होगा, 4 ओम के मध्य 2 ओम के मध्य 4 वोल्ट होगा, और 4 ओम के मध्य 8 वोल्ट होगा, और 6 ओम के मध्य 12 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। कहता है एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है, क्या चुंबकीय क्षेत्र, ये हाँ ये तो सही है। केवल विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, ये भी गलत है।
चुंबकीय क्षेत्र व विद्युत क्षेत्र दोनों, ये राइट आंसर है। ठीक है बच्चों, एक गतिमान आवेशित कण जो होता है, ठीक है, वो हमेशा चुंबकीय या व विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। कहता है कि एक विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस नियम की सहायता ली जाती है। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम गलत है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम ये भी गलत है। ठीक है, ओम का नियम ये भी गलत है। बचा क्या है बच्चों, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम, ये राइट है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सी नंबर इज राइट। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा देख सकते हैं आप, बहुत अच्छा है। ठीक है, उपभाग दूसरा जिसका नाम है रसायन विज्ञान। ठीक है बच्चों, अब हमको रसायन विज्ञान के विकल्पी हल करने, यहाँ पे हम 20 विकल्पी आज करने वाले हैं। तो पहला कहता है क्षार धातुएं होती हैं। तो क्षार धातुएं कौन सी होती हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये क्षार धातुएं होती हैं। तो ये बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये क्षारीय मृदा धातुएं होती हैं। ठीक है, समझिए भैया। और ये बोरान परिवार का तत्व है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा वो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम हो जाएगा। क्षार धातु में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, बी नंबर सही है। यस ब्लैक। फिर लिखा है कैल्शियम फास्फेट का रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है बच्चों, तो कैल्शियम फास्फेट जो है ये इसका रासायनिक सूत्र होता है, ये होता है। ठीक है, Ca यानी CA3PO4 का होल ट्वाइस। कैल्शियम फास्फेट का जो सूत्र होगा बच्चों वो हमारा ये वाला हो जाएगा। ठीक है, यानी कि CA3PO4 का होल ट्वाइस कैल्शियम फास्फेट का रासायनिक सूत्र हो जाएगा। आगे बच्चों कहता है ब्यूटेनोन का क्रियात्मक समूह है। जब देखो बच्चों, जहाँ नोन ब्यूटेनोन लिखा है तो आवाज़ को निकालोगे तो ओन की आती है, ओन। ठीक है, ओन की आवाज़ आ रही है। अब जहाँ पे ओन की आवाज़ आती है तो ओन का जो कीटोन समूह होता है, देखो कीटोन, ये वाला जो बंद कर रहे हैं हम ना ग्रुप में, यानी कि ये वाला। ठीक है, ये हमारा होगा। तो वही कहता है ब्यूटेनोन में क्रियात्मक समूह होगा, चाहे ब्यूटेनोन यहाँ को पेंटेनोन की भी बात करता है, हेक्सेनोन की बात करता है, मेथेनोन की बात करता है, किसी की भी बात करता। ठीक है बच्चों, तो वहाँ पे जो आंसर इसका राइट होगा वो क्रियात्मक समूह के आधार पर ही होगा। तो बी नंबर इज सही। ठीक है, बी नंबर यानी कीटोन समूह का मात्रक ये हो जाएगा। ठीक है, कीटोन का क्रियात्मक समूह ब्यूटेनोन में हो जाएगा। फिर लिखा है बच्चों प्रोपेन का आणविक सूत्र दिया है C3H8। तो इसमें ठीक है कहता है 4 संयोजक बंध 10 होंगे, 4 संयोजक बंध 7 होंगे, 7 संयोजक बंध 8 होंगे, कितने होंगे देखते हैं बच्चों। तो देखो जो हाइड्रोजन है भाई, हाइड्रोजन 8 है, तो इसका मतलब है 7 संयोजक बंध 8 तो होंगे, क्योंकि प्रत्येक का एक बंध बनाता है। दूसरी बात है आपके कार्बन कितने हैं बच्चों, 3 है। तो कार्बन 3 है तो कैसे एक, जैसे देख सकते हैं आप, जैसे कार्बन हो गया, फिर कार्बन हो गया, फिर कार्बन हो गया। तो ये 3 कार्बन होंगे इसमें, और तीनों कार्बन के मध्य एक एक बंध, 2 ही बंध तो हो जाएंगे बच्चों। तो 2 बंध ये हो जाएंगे, और 8 हाइड्रोजन वाले, तो 8 2 कितने हो जाएंगे बच्चों, यानी कि 8 + 2, तो 8 2 कितने हो जाएंगे 10। ठीक है, तो इसमें 10 नंबर जो आपका कहता है वो राइट है, यानी कि ये ए नंबर का विकल्प इज राइट आंसर। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं भैया। ठीक है, कहता है एस्टिल एल्डिहाइड का यूपीएससी नेम होगा। एस्टिल एल्डिहाइड, देखिए बच्चों एल्डिहाइड लगा है, और एल्डिहाइड जो होता है उसका जो सूत्र होता है वो CHO होता है, और इसका संलग्न होता है अल। ठीक है, तो अब जहाँ जिसमें अल लग जाए वो समझ लेना एल्डिहाइड, एस्टिल एल्डिहाइड का सूत्र हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं बच्चों, जैसे मेथेनॉल, इसमें OH लगा, अल लगा, गलत है। एथीन ये भी नहीं हो सकता है। ठीक है, एथाइन ये भी नहीं हो सकता। एथेनॉल ये हो जाएगा क्योंकि इसमें अल लगा हुआ है। ठीक बच्चों, तो कहता है एस्टिल एल्डिहाइड का IUPAC नेम होगा तो एथेनल, एथेनल इज राइट आंसर। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। कहता है जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती है बच्चों, वो सिल्वर, जर्मन सिल्वर में सिल्वर धातु नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर AG राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा है आपका। ठीक है, जीव विज्ञान यानी कि पार्ट 3 है, तीसरा पार्ट है जीव विज्ञान है, इसके हमको पढ़ना है, समझना है। ठीक है, अब समझिएगा बच्चों। देखिए कहता है मूत्र का निर्माण कहाँ होता है। यकृत में, यकृत आई मीन लिवर नहीं, हृदय में ये भी नहीं, प्लीहा में ये भी नहीं, क्योंकि प्लीहा में मरा हुआ ब्लड होता है, डेड ब्लड। ठीक है, तो इसका जो वृक्क सही है, ब्रेक। ठीक है, ये राइट आंसर है। ठीक भैया, मूत्र का निर्माण वृक्क में होता है, ये राइट है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं बच्चों। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा रोग यौन संचरित नहीं होता है? यौन संचरित नहीं होता है, ठीक है। सिफिलिस, हेपेटाइटिस, HIV, ठीक है, गोनोरिया, ठीक है। तो इसमें जो बच्चों है यौन संचरित रोग, तो ये आपका शायद इसमें हमको डाउट है बच्चों, इसका आप लोग कमेंट में आंसर बताएं कौन सा हो सकता है। हमारे हिसाब से शायद सिफिलिस नहीं होता है, ठीक है, सिफिलिस नहीं होता है, बाकी आप लोग कमेंट में बताएं, ठीक है बच्चों। ओके, आगे बढ़ते हैं। कहता है कि पृथक्करण का नियम प्रस्तुत किसने किया था? किसने दिया था? तो इसका जो आंसर है चार्ल्स डार्विन गलत हैं, हुगो डी विरी गलत हैं, रॉबर्ट हुक गलत हैं। तो इसमें बचे कौन? सी वाले, तो यानी ग्रेगर जॉन मेंडल, ये सही है बच्चों, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल ने पृथक्करण का नियम दिया था। अगला है बच्चों 17 नंबर विकल्प ये है। कहता है केवल प्रोटीन से बने होते हैं कौन? प्रियांश। इसका राइट आंसर होता है बच्चों प्रियांश, ठीक है। प्रियांश जो होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं, बाकी ये सब गलत हैं आपके, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों वो प्रियांश हो जाएगा, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। कहता अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किसमें होता है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स में नहीं, ईस्ट में नहीं, लिस्मानिया में नहीं, ये तीनों तो गलत हैं। बचा कौन? अमीबा। तो अमीबा इज राइट आंसर है भैया। बाई बडिंग यानी मुकुलन, अंग्रेजी में कहते हैं बाई बडिंग, ये किसमें होता है? अलैंगिक जनन जो होता है मुकुलन द्वारा होता है, किसमें? अमीबा में होता है, जिसको हम अंग्रेजी में बाई बडिंग कहते हैं मुकुलन को, ठीक बच्चों। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा कहता है ओजोन का अपघटन, ओजोन का अपघटन का प्रमुख कारण क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। कहता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, पीड़कनाशी, मेथेन, ये तीनों तो गलत हैं बच्चों। तो अब शेष बचा क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का सूत्र जो होता है CF, ठीक है बच्चों, CFC होता है। CFC का मतलब होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। इसी से ओजोन अपघटित हो रही है, ठीक है बच्चों। अगला कहता है पौधों में कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग अनुकूलन है? अनुकूलन माने सही है। तना, पत्ती, ठीक है, जड़, ठीक है, प्रकलिका नहीं, गलत है। पत्ती भी गलत है, जड़ भी गलत है, तना इज राइट आंसर, ठीक है बच्चों। यानी कि पौधों में कायिक प्रवर्धन के लिए तना जो है वो सही है, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका पार्ट हल करने वाला है, जिसको हम लोगों को हल करना है, ठीक है। कहता है भौतिक विज्ञान है, ठीक है। भौतिक विज्ञान अभी तक हमने 20 विकल्पी पूरे सॉल्व कर लिए हैं बच्चों। अब हम आगे आपका पेपर दिखाते हैं कि पेपर कैसा आता है। लिखा है वायु में गमन करती प्रकाश की भौतिक विज्ञान करते हैं फर्स्ट करते हैं। प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है, क्या प्रकाश किरण अविलंब की ओर झुकेगी या अविलंब की ओर दूर हट जाएगी? अब समझिए बच्चों क्या कहता है। कहता है कि वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में प्रवेश करती है। तो बच्चों पहला माध्यम वायु है, और वायु है तो ये वायु है। अब वायु से क्या है? प्रकाश कहाँ जा रही है? जल में, ये जल है, ठीक है। तो जब जल में जा रही है बच्चों, तो ये क्या करेगी? ये कहता है अविलंब की ओर झुकेगी कि अविलंब से दूर हटेगी? तो इसका सीधा सा बच्चों फंडा है कि अविलंब की ओर झुक जाएगी, क्योंकि यह माध्यम सघन हो जाएगा। विरल माध्यम सघन माध्यम में प्रकाश अविलंब की ओर झुक जाती है, तो दूर हटेगी। बताइए झुकेगी या दूर हटेगी? तो झुकेगी, ठीक है बच्चों। तो ये राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला है, कहता है बच्चों प्रकाश का अपूर्णांक दिया है 1.5, अपूर्णांक के कांच की प्लेट में प्रवेश करता है तो प्रकाश की चाल इतनी, तो निर्वात में प्रकाश की चाल इतनी है, तो कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हमारा सूत्र होता है n बराबर एक सूत्र होता है C/V होता है, ठीक है बच्चों। हमको ज्ञात क्या करना है? V, तो n इसके बटे में आ जाएगा, तो V बराबर सूत्र हो जाएगा C/n। तो अब ध्यान दे दीजिएगा बच्चों, तो हमारा V बराबर हो जाएगा, ठीक है, C/n, ठीक है। तो V बराबर C का मान जो है दिया है बच्चों 1.5। C का मान कितना दिया है? सॉरी बच्चों, ये हमारा V बराबर हो जाएगा, C का मान दिया है 3 × 10⁸ देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 3 × 10⁸ बटे ये हो जाएगा 1.5 हो जाएगा। अब जीरो, तो जीरो से कोई मतलब ही नहीं है, तो इसको छोड़ दो। दशमलव के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं होता बच्चों, ठीक है। तो इसको हम कट कर देते हैं, छोड़ दिए। ये दशमलव जो हटाओगे यहाँ का, तो ऊपर एक जीरो बढ़ा दोगे, तो देखो 15 का नाम 15, 15 दूना 30, तो हमारा जो
आंसर आ जाएगा बच्चों v बराबर वो आ जाएगा 2 गुणे 10 की पावर कितना 8 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर 2 गुणे 10 की पावर 8 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक, आगे हमारा सवाल दे रखा है बच्चों, कहता है कि 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के किरण आरेख बनाए और प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो लिखा है 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी है और 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है वस्तु रखी है, यानी कि एफ जो है आपका 16 सेंटीमीटर है फोकस दूरी और यू तुम्हारा 8 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है बच्चों, तो कहता है इसका हमको किरण आरेख बना के दिखाओ और समझाओ। ठीक है, अवतल दर्पण के सामने अवतल दर्पण है बच्चों। तो अब ज्ञात क्या करना, प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात करना है आपको। तो आप फार्मूला कौन सा लगाएंगे बच्चों, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। दर्पण में प्लस होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ दर्पण लगा है तो इस बात का ध्यान रखें, और लेंस लगा होता तो माइनस लगा देते। ठीक है, अब आगे देखिए बच्चों, हम क्या करते हैं, आगे क्या करते हैं, हम लिखते हैं 1/f कर लिए बराबर 1/v। यहाँ पे लिखा गया प्लस 1/u की जगह हम कितना लिख लेंगे बच्चों, 8 लिख लेंगे। और यहाँ पे तो अब देखो बच्चों क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा हमारा 1/f की जगह 16 हो जाएगा बराबर 1/v हो जाएगा। ठीक है, और प्लस का 1/8 हो जाएगा। अब ये प्लस का है, इसको उधर ले जाएंगे इधर तो माइनस का हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा जिसे हो जाएगा 1/16 हो जाएगा माइनस 1/8 हो जाएगा और बराबर हमारा 1/v हो जाएगा। अब देखो बच्चों, ऊपर 2 से गुणा कर देंगे, नीचे भी 2 से गुणा कर देंगे तो 8 दूनी हमारा 16 हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा बच्चों 1/16। ठीक है, ये भी माइनस का होगा। ठीक, वस्तु की दूरी फोकस दूरी माइनस की होती है और माइनस 1 यहाँ पे इसका मान कितना हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा 8। ठीक है, ये 16 मतलब यहाँ पे आपका हो जाएगा 1/, माइनस का ऊपर लगा लेते हैं 16 और माइनस 1/, यहाँ माइनस का 16 ये भी हो जाएगा क्योंकि गुणा कर दी है ना मैंने, बराबर 1/v हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो हमारा ये हो जाएगा